हेलो एवरीवन, एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एडिक्विटी के द्वारा पूछे गए अब तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, आज पॉलिटी पर 8वां वीडियो है। तो आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में मामले को स्थानांतरित करने की शक्ति देता है और यह किस आधार पर है? तो आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो उसके पीछे का औचित्य जो है वह है कि अगर दोनों में एक जैसे कानूनी प्रश्न हो। आर्टिकल 139 ए में ऐसा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र करने की शक्ति है यदि दो या दो से अधिक हाई कोर्ट में एक जैसे कानूनी प्रश्न या न्याय हित में हो। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। आर्टिकल 139 फॉर इंश्योरिंग जस्टिस एंड एक्सपेडिशियस ट्रायल, अनुच्छेद 139 ए न्याय सुनिश्चित करने और त्वरित सुनवाई करने के लिए। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल विथ देयर प्रोविजन। निम्नलिखित अनुच्छेद को उनके प्रावधान के साथ मैच करना है। पहला है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? आर्टिकल 50 के सामने है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी यह ऑलरेडी मैच है। ए का दूसरा, बी का पहला। आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 312 इसमें है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडियन सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। आपको पता है अभी वर्तमान में IAS, IPS और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस को अखिल भारतीय सेवा माना जाता है। और आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। तो डी का फोर्थ है। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द एम ऑफ द फास्टर इनिशिएटिव लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किए गए फास्टर पहल का उद्देश्य क्या है? फास्टर पहल का उद्देश्य है स्पीडी ट्रायल, त्वरित न्यायालय आदेश प्रेषण। फास्टर कोर्ट ऑर्डर ट्रांसमिशन, न्यायालय के आदेशों का त्वरित प्रेषण। इसका फुल फॉर्म होता है, फास्टर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा भी जा सकता है। फास्टर मीन्स होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंक्शनड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज अप्रूव्ड हैं? तो 34 जज प्लस एक CJI, टोटल अभी वर्तमान में 34 है। 34 जज प्लस एक CJI है। याद रखिएगा, यह जो नंबर है वह सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जजेज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग है। जजेज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग है। याद रखिएगा, मूल संविधान में केवल 7 जजेज का प्रावधान था, 7 जज थे। आर्टिकल 124 में राष्ट्रपति कॉलेजियम के सिफारिश पर ही नियुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, अगला सवाल। हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज 50th चीफ जस्टिस इन 2022? 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप देख रहे हैं यह सवाल 2025 में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि सवाल पुराना है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। इसकी डिटेल्स आपको याद रखनी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, यह भारत के 50वें CJI थे। इनका कार्यकाल नवंबर 2022 से 2024 का था। ठीक है। जस्टिस UU ललित, ये 49वें चीफ जस्टिस थे। जस्टिस रमन्ना, ये 48th। और आर भानुमति कोई नहीं थे। अभी वर्तमान में 21वें नहीं 51वें जो CJI हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। तो राइट आंसर हो गया DY चंद्रचूड़, यानी ए इसका राइट आंसर है। हु इज इन लाइन टू बिकम द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि काफ़ी नोन है। जस्टिस BV नागरत्ना, बी इसका राइट आंसर है। पहली संभावित महिला हैं जो कि CJI बन सकती हैं। पहली संभावित CJI बन सकती हैं, महिला CJI। ठीक है, संभावित महिला CJI। और ये जो उनकी कतार है CJI बनने की लाइन है, तो उसमें ये 2027 में प्रोबेबली महिला CJI बन सकती हैं। ठीक है, अभी तक भारत में कोई भी महिला CJI नहीं बनी है, तो बी इसका राइट आंसर है। हु एमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या द पार्लियामेंट। तो संविधान का व्याख्याता, अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। याद रखिएगा, 1973 में केशवानंद भारती का विवाद हुआ था। 1973 में केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। मूल ढांचा का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं को संविधान का संरक्षक कहा है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून और कार्यपालिका के कार्यों की, जो कार्यपालिका के कार्य होते हैं, उसकी संवैधानिक जांच भी कर सकता है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट? निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र रखता है? आपको पता है हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य है, जैसे में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी इसका राइट आंसर है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो इन सभी का अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी
गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कुछ अन्य हाई कोर्ट भी हैं जिसका कि एक से अधिक राज्यों में अधिकार क्षेत्र है, जैसे मुंबई जो कि महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इन सभी के अधिकार क्षेत्र में है। मुंबई हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। और है कोलकाता हाईकोर्ट। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। इंडियाज इंप्रूवमेंट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज मोस्ट क्रिटिकली चैलेंज्ड बाय विच फैक्टर? विधि के शासन सूचकांक में भारत के सुधार को सबसे अधिक किस कारक से चुनौती मिलती है? तो आपको पता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में 3 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं, यानी भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? स्लो जुडिशियल प्रोसेस भारत की प्रमुख समस्या है। इसको सुधारने के लिए काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। हालांकि न्यायाधीश की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, इन सभी से निपटने की ज़रूरत है। इसके लिए फास्टर और ई कोर्ट्स जैसे इस तरह के फास्टर और ई कोर्ट्स जैसे चीज़ों से न्यायिक प्रक्रिया को और भी तेज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ए, स्लो जुडिशियल डिलीवरी, न्यायिक प्रक्रिया में धीमापन। Which of the following statements about जस्टिस संजीव खन्ना is are true? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है he is the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश है, तो ये सही है। सेकंड है he succeeded जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। DY चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में CJI बने थे, तो सेकंड भी सही है। थर्ड है ही सर्व्ड एज CJI फ्रॉम 2023, उन्होंने 2023 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, तो यह गलत है। अभी हम लोगों ने बताया कि नवंबर 2024 में ये CJI बने थे। तो इसका राइट आंसर है ओनली 1 और 2, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे मामले स्थानांतरित कर सकता है। बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग, SC कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। सेकंड है आर्टिकल 139 ए इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट, अनुच्छेद 139वें ए को 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। तो यह सवाल हम थोड़ा सा इसके रिलेटेड सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 139 ए के तहत एक हाईकोर्ट के मामले को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है, और यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो गया सी। Which dispute fall under SC exclusive original jurisdiction? आर्टिकल 131, सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट मूल अधिकार क्षेत्र जो कि आर्टिकल 131 के अंतर्गत है, में कौन से विवाद आते हैं? यानी सुप्रीम कोर्ट का विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार जिसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र और राज्य से जुड़े हुए जो विवाद हैं
यह उनके विशिष्ट मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दो राज्यों के बीच विवाद को केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। सी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 131 में कुछ ऐसे उदाहरण है जैसे केंद्र बनाम राज्य के केस, एक राज्य बनाम दूसरा राज्य और एक राज्य बनाम कुछ अन्य राज्य, एक राज्य बनाम कुछ अन्य राज्य। तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला पॉइंट है आर्टिकल 131 गेव हाईकोर्ट्स एक्सक्लूसिव पावर ऑन सेंट्रल लॉज। अनुच्छेद 131 ने केंद्रीय कानूनों पर उच्च न्यायालय को विशेष शक्ति दी है। तो पहला ही कथन गलत है। अनुच्छेद 131 ए में हाईकोर्ट को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता पर सीधे शक्ति दी गई है। इसे 43वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, रिपील्ड बाय 43rd अमेंडमेंट। तो यह सही है। इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज क्रोनोलॉजिकल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बेरुवाड़ी यूनियन मामला काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। यह 1960 में आया था, बेरुवाड़ी यूनियन केस, जिसमें प्रस्तावना न्यायालय में लागू होती है या नहीं, संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में लागू होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना कानून नहीं है। ठीक है। सेकंड है केशवानंद भारती केस, यह 1973 में आया था और इसमें मूल संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके सिद्धांत को परिभाषित किया गया था। सेकंड है, थर्ड है एस.आर. बुमई केस। एस.आर. बुमई केस 1994 में आया था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए यह मामला आया था। दुरुपयोग पर अंकुश। तो राइट आंसर हो गया इसका सीक्वेंस का 1, 2 एंड 3। ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। पॉलिटी 247 सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। पॉलिटी 247 सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। पहला पॉइंट है आर्टिकल 131, काफ़ी सवाल पूछा गया आर्टिकल 131 से। तो आर्टिकल 131 प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू हाई कोर्ट इन फेडरल डिस्प्यूट। अनुच्छेद 131 संघीय विवादों में उच्च न्यायालय को विशिष्ट मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। गलत है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट होगा। हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार प्राप्त है केंद्र के कानूनों पर। ठीक है। थर्ड है, सेकंड है एससी कैन एडजस्टिकेट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट अंडर आर्टिकल 131। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट। बी इसका राइट आंसर है। पहला तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है उसे सुनने के लिए वह विशिष्ट मूल अधिकार रखता है, स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन उसके पास है। तो बी इसका राइट आंसर है। इन मार्च 2025 विच हाई कोर्ट डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस C.S. Sudha questioned the extent to which the state can interface in regulating violence in visual media। मार्च 2025 में न्यायमूर्ति C.S. सुधा की पीठ वाले किस उच्च न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि राज्य दृश्य मीडिया में हिंसा के नियमन में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और यह करंट अफेयर्स का सवाल है। यह मार्च 2025 में केरल उच्च न्यायालय के जस्टिस हैं, हाई कोर्ट की जस्टिस हैं,
जिनका नाम है जस्टिस CS सुधा। हाईकोर्ट की जस्टिस हैं CS सुधा, जिन्होंने CS सुधा की पीठ ने दृश्य मीडिया में हिंसा के रेगुलेशन में राज्य का क्या हस्तक्षेप है उसका लिमिटेशन बताया उन्होंने। रेगुलेटिंग वायलेंस इन विजुअल मीडिया, तो ए इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हमने पहले भी बताया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो यह है आर्टिकल 214 में। 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट का प्रावधान है। आर्टिकल 215 जिसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ पावर ऑफ कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, इस पर सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। यह रिट जो है वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, मौलिक अधिकार या अन्य अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है। रिट 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होता है। आपको जानना जरूरी है कौन कौन से होते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सेरिटोररी और पांचवा है क्वा वारंटो। तो यह 5 प्रकार के रिट होते हैं जिसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है। सवाल में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 126 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है? 126 के अंतर्गत जब CJI का पद रिक्त हो या वो अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को एक्टिंग CJI नियुक्त कर सकते हैं। यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 126 के अंतर्गत है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच लेवल ऑफ, कुछ अदर्स क्वेश्चन है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग है। 2-3 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। विच लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल। पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज का गठन किया गया था, जिसमें ग्राम सभा की विशेष भूमिका को निर्धारित किया गया था। भारत में 3 प्रकार के त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जिसमें ग्राम सभा सबसे निचला स्तर है, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। तो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। सवाल में पूछा है ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, सी इसका राइट आंसर है। ग्राम स्तर पर गांव स्तर पर था। पंचायत समिति जो था वह प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर या
यह सबसे ऊपर था। याद रखिएगा, जिला परिषद सबसे ऊपर है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच शेड्यूल डील्स विथ म्यूनिसिपैलिटीज, स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रावधान कौन सी अनुसूची में नगरपालिका से संबंधित है? नगरपालिका, जिसको कि 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सी इसका राइट आंसर है, 12वीं अनुसूची में। यह 74वें संविधान संशोधन, 74वें संशोधन जिसमें नगरपालिका को जोड़ा गया 1992 में, जिसके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 विषय हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था, 73वें संशोधन, जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी 12 अनुसूची। विच कमिटी रिकमेंड ए 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी अभी हम लोगों ने इस पर सवाल देखा कि भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो याद रखिएगा, पंचायती राज के गठन से संबंधित 2-3 समितियां हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, पंचायती राज की सिफारिश की थी। ठीक है। GVK राव समिति, इन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने को कहा था। 1985 में पंचायती राज को मजबूत करने कहा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पंचायत बनाने का इनका रिकमेंडेशन था। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986 में आया था और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने को कहा था, दर्जा देने के लिए कहा था। इसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है वह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में थी। बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने 1957 में अपना रिकमेंडेशन दिया था और इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर राजस्थान में देश का पहला पंचायती राज लागू हुआ, पंचायती राज लागू किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी सारी डिटेल्स याद रखिएगा। बी इसका राइट आंसर है। तो ये था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका कुछ रिकमेंडेशन है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।